आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात का वक्त था। रघु ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि जब अचानक उसके घर के दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। रघु चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी निकलकर उसके हाथ में आ जाएगा। रघु कांपते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और धीरे धीरे कदमों से नीचे दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने अपने हाथ में अपने छोटे से मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखे थे और वह नंगे पांव ही धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। लेकिन दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज बंद नहीं हो रही थी। उसके नीचे आने के साथ ही साथ वो आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। आवाज के बंद होते ही रघु थोड़ा शांत हुआ और वापस जाने को मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज फिर से होने लगी। रघु एक बार फिर से कांप गया। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बार दरवाजे पर लगातार खटखटाने की आवाज जारी थी। रघु ने कपकपाते हाथों से दरवाजे की छिटकनी नीचे खिसकाई। धीरे से दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए उससे गुस्से से घूरे जा रहा था। जैसे उसने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। वो बिल्कुल ही भयानक दिख रहा था। उसकी कमर एक और हल्की सी झुकी हुई, चेहरा बिल्कुल सपाट। उसकी दाईं आंख के पास एक घाव का निशान बना हुआ था जो उस लालटेन की रोशनी में और भी डरावना नजर आ रहा था। वो बूढ़ा लगातार गुस्से भरी नजरों से रघु को देखे जा रहा था। फिर घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। रघु ने कपकपाते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उसके इतना पूछते ही बूढ़े ने एक बार फिर रघु के ऊपर नजर डाली। रघु इस बार ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया। बूढ़ा बोला, घर पर इतना अंधेरा क्यों है? बूढ़े के इतना पूछते ही वो अंदर से कांप गया और अपने पीछे मुड़कर देखा। वहां सच में गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। बूढ़े की आवाज कहीं से भी बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। बूढ़ा रघु की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और रघु वो तो अपने घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर कांप रहा था। उसे याद आया उसने नीचे आते वक्त लाइट जलाने की जहमत तक ना उठाई। रघु ने पहले खुद को सामान्य किया और कपकपाते हुए बोला, वो शाम से लाइट नहीं है घर में। रघु ने बोला तो उस बूढ़े ने फिर से उसे घूर कर देखा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। रघु फिर से डर गया। बूढ़े ने उसकी तरफ लालटेन बढ़ा दी और बोला, इसे पकड़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, पर याद रहे इस लालटेन को बुझने मत देना। कहता हुआ वो बूढ़ा रघु के हाथ में लालटेन पकड़ा गया और मुड़कर वापस चला गया। रघु उस सकपकाया हुआ देख रहा था। उसे जाते ही रघु ने घर का दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़ी उस लालटेन को देखा। अजीब मुसीबत है, ना जाने कहाँ से वो बूढ़ा आया और तो ये वाहियात लालटेन पकड़ा कर चला गया। ऊपर से बोल कर गया कि मैं इस लालटेन को बुझने ना दूं। अरे मैं कोई चौकीदार हूं जो उसकी लालटेन की रखवाली करूंगा? सोचते हुए रघु ने खुद ही उसके लालटेन को बुझा दिया और फिर वहां पूरे कमरे में गहन अंधेरा पसर गया। तभी उस लालटेन के बुझते ही आवाज आई, उसी बूढ़े की आवाज। कहा था ना लालटेन को बुझने मत देना। और फिर
वापस से लालटेन अपने आप ही जल उठी, मगर वहां रघु नहीं था और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि रघु अचानक से कहां गायब हो गया। रघु अब एक राज बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठा मैं बस अपनी निगाहें डिस्प्ले की ओर घुमाए जा रहा था, जहां अभी तक मेरे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। दरअसल मैं करीब 6 सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा हूं, जहां मुझे छुट्टियां बिताना काफी अच्छा लगता है। खैर, ट्रेन नहीं आने पर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। तो मैं चुपचाप वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं भी ट्रेन में एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन ठीक सुबह के 11 बजे खुल गई। अगर ट्रेन और लेट ना करे तो मैं ठीक 2 बजे तक नानी घर के स्टेशन पर उतर जाऊंगा, और ठीक वैसा ही हुआ। मैं 2 बजे तक उस स्टेशन पर उतर गया और रिक्शा करके नानी के घर आ गया, जहां सभी से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, खासकर अपने मामा से मिलकर। मैं अपने मामा के काफी करीब था। अभी मैं और मामा बातें कर ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, विपुल, आज रात को मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो तू भी चलेगा मेरे साथ? इस पर मैंने बिना सोचे समझे ही मामा को हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी मामा के साथ मछली पकड़ने में काफी अच्छा लगता था। दरअसल मेरे मामा नाव लेकर नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ा करते थे और सुबह होते ही उन मछलियों को बाजार में बेच आते। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और अंधेरा होते ही रात का खाना लेकर नदी के पास आ गए, जहां मामा ने मुझसे कहा, विपुल, तू नाव में बैठ, मैं रस्सी खोल कर आता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं नाव में चढ़कर बैठ गया और मामा भी रस्सी खोलकर नाव में आ गए। हमारा नाव काफी छोटा था, जिसमें बस 2 लोग ही आराम से बैठ या सो सकते थे। मामा नाव को चप्पू के सहारे चलाए जा रहे थे। चलते चलते हम घाट से काफी दूर आ गए थे, मगर अभी तक हमें एक भी मछली नहीं मिली थी। जिस पर मामा ने कहा, लगता है कोई नाव अभी अभी मछली पकड़ कर गया यहाँ से, इसलिए मछली नहीं मिल रही। जिस पर मैंने कहा, तो क्या करें मामा अब? इस पर मामा ने कहा, हम लोग नाव को अभी किनारे पर लगा देते हैं और सो जाते हैं, फिर आधी रात को उठकर मछली पकड़ेंगे। ये तो सच बात थी कि मछलियां आधी रात को ही ज्यादा मिलती हैं। मामा ने नाव को किनारे ले आए और नदी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। वो जगह जहां अभी हम थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी उस जगह से। देखने से तो वो जगह काफी डरावनी मालूम पड़ रही थी। जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा, कुछ अजीब नहीं लग रहा यहाँ? जिस पर मामा ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने पूछा, मामा, आप तो रात रात भर नदी में घूमते रहते हैं ना, आपने कभी भूत वूत देखा है? जिस पर मामा ने कहा, नदी में नहीं मगर देखा है। इतना सुनने के बाद मैं अब कहाँ चुप रहने वाला था। जिस पर मैंने मामा से कहा, आपने कहाँ देखा है और कब देखा है? इस पर मामा ने बताना शुरू किया। दरअसल आज से करीबन 4 साल पहले की बात होगी। उस दिन भी मैं शाम को ही मछली पकड़ने घर से निकल आया था, मगर उस शाम मुझे काफी सारी मछलियां मिल रही थी और ठीक रात के 10 बजे तक मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। गर्मी का मौसम होने के कारण मैंने तय किया कि जल्दी ही जाकर
इन मछलियों को बाजार के दुकानदारों को बेच आता हूँ। ये तय करने के बाद है मैं अपने घर आ गया और अपनी साइकिल पर सारे मछलियों को लेकर निकल गया। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि रात कीड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रास्ते पर आदमी तो दूर, कोई कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी साइकिल भारी होने लगी और मैं अब 2 आदमियों का भार साइकिल पर महसूस करने लगा। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? मैं तो अकेला ही जा रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे की ओर से कुछ चबाने की आवाजें आने लगी। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और वो औरत मेरे थैले में से मछलियों को निकालकर चबाई जा रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, जिस कारण साइकिल से मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं वहीं गिर गया। साइकिल से गिरते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और मेरे मछली से भरे थैले को लेकर जंगल के भीतर चली गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत के पीछे जा सकूं, लिहाजा मैंने अपना साइकिल उठाया और काफी तेजी से घर की तरफ भागने लगा। उस दिन शायद मछलियों की वजह से ही मेरी जान बच गई, वरना उस रात वो औरत मुझे चबाती। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो एक पिशाचनी थी जो उस रास्ते के एक बड़े से इमली के पेड़ पर रहती है। मामा जी की आप बीती खत्म होते ही हमने रात का खाना खा लिया और नाव पर ही लेट गए। लेटते ही मामा जी के खर्राटों की आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। मैं भी अपने आप को काफी अकेला महसूस करके सोने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते मेरी पलकें भारी होने लगी और नींद ने मुझे भी अपने आगोश में ले लिया। फिर काफी तेज आवाज से मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल ठीक हमसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर उसके धड़ से अलग उसके हाथों में था। वो कटा हुआ सर बस मुझे ही देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो शैतान चलकर हमारे नाव के पास आया और हमें करीब से देखने लगा। मैं किसी लाश की तरह चुपचाप नाव पर ही लेटा हुआ था। काफी देर नाव के पास खड़े रहने के बाद वो शैतान वापस से उस पेड़ पर जाकर बैठ गया और एकटक हमें घूरने लगा कि तभी सारी बातों से अचानक मामा जी उठकर बैठ गए। उन्हें देखकर वो शैतान वापस से हमारे पास आ गया और मामा जी का गला पकड़कर नाव से खींचकर ले जाने लगा। ये देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मामा ने चिल्लाकर कहा, विपुल, नाव के अंदर एक पोटली में भभूत है, उस भभूत को इस शैतान के ऊपर छिड़क। मामा की इस बात को सुनकर मैं भागकर नाव के पास गया और पोटली ढूंढने लगा। वो शैतान मामा जी के गले को इतनी तेजी से दबा रहा था कि मामा जी पूरी तरह से छटपटाने लगे थे कि तभी मुझे वो पोटली मिल गई। मैंने झट से उस पोटली को खोला और उसमें से भभूत निकालकर उस शैतान के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो शैतान हवा में धुआं हो गया। हमने भागकर नाव की रस्सी खोली और नाव लेकर अपने घाट पर आ गए। सुबह हमें पता चला कि वो आदमी एक राक्षस था जो आए दिन रात के वक्त दिख जाया करता है और मौका मिलने पर लोगों को मार देता है। गांव के कई मछुआरों को
उस शैतान ने अपना शिकार बना लिया है। उस रात तो हमारी जान बच गई, लेकिन मैं और मामा जी अभी भी उस हादसे को याद करके सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूह कांपने लग जाती है। दरअसल वो सर्द की एक रात थी जब मैं अपने एक दोस्त के घर पर रुका हुआ था। दरअसल उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे, तो उसने मुझे रात भर उसके घर में रहने को बुलाया था। आकाश यानी मेरा वो दोस्त भूतों में काफ़ी दिलचस्पी रखता था। आत्माएं बुलाना, कागज़ पर मोमबत्ती गाड़कर ना जाने वो क्या क्या करता रहता था, मगर मैं इन सब बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं करता था। मुझे उसकी सारी बातें फिजूल लगती थीं। उस रात भी आकाश ने वही जिद पकड़ी कि वो आत्मा को बुलाएगा। हालांकि मैं इन सब बातों पर ना तो यकीन करता हूँ और ना ही डरता था, पर फिर भी मैंने आकाश को मना किया। ये सब क्या फालतू बात लेकर बैठा है तू, चल सो जा, कोई आने वाला नहीं है। तो इस पर आकाश बोला, इस बार तो मैं बुला कर रहूँगा, चाहे जो हो जाए। और फिर आकाश वही अपनी कागज़ मोमबत्ती लेकर बैठ गया। ना चाहते हुए भी मुझे उसके पास ही बैठना पड़ा। बेवकूफ़ लड़का ना जाने कब क्या कर बैठेगा, यही सोचकर मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। जिसके बाद आकाश आंख बंद करके ना जाने क्या सब बड़बड़ाने लगा। मैं वहीं बैठा उसे देखता रहा, मगर ना तो कोई आत्मा आ रही थी और ना ही कुछ हो रहा था। जब बहुत देर तक भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने आकाश से कहा, अबे अब चल उठ जा, कोई आने वाला नहीं है। जिसके कुछ देर बाद आकाश हताश होकर अपनी जगह से उठ गया और बोला, इस बार भी नहीं हो पाया यार। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अबे जहाँ मैं रहूँगा वहाँ भूत आएगा, पागल है तू। जिसके बाद हम दोनों कमरे में सोने चल दिए। उस रात ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लिहाजा हम दोनों पलंग पर लेट गए। शायद उस रात ठंड इसलिए भी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि आकाश का घर हाईवे के किनारे एक सुनसान जगह पर था। उसके घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था और शायद इसीलिए ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। खैर, बिस्तर पर लेटे लेटे न जाने कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो घर के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। खटखट की आवाज़ सुन मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। बगल में देखा तो आकाश आराम से सो रहा था। मैंने उसे भी उठाया तो दस्तक की आवाज़ सुन वो भी दंग रह गया कि आखिर इतनी रात का कौन होगा। खैर, दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा, लिहाजा हम दोनों पलंग से नीचे उतरे और चलते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगे। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। खुले लंबे बाल, बदन पर काली साड़ी, उम्र यहीं कोई 29-30 साल के आसपास की रही होगी। लड़की सुंदर थी। खैर, तभी उस लड़की ने कहा, जी मेरी कार खराब हो गई है, जरा आपके यहाँ से एक फ़ोन कर सकती हूँ, मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया है। इस पर आकाश बोला, जी आइए, क्यों नहीं, अंदर आइए। हमारे बोलने पर वो लड़की अंदर आई और टेलीफोन पर किसी को नंबर मिलाने लगी, पर शायद नंबर लग नहीं रहा था। जिस पर उस लड़की ने कहा, जी नंबर लग नहीं रहा है। तो इस पर आकाश बोला, 1-2 बार और कोशिश करिए, लग जाएगा। लिहाजा वह औरत फिर से कोशिश करने लगी, मगर शायद नंबर लग नहीं रहा था। तभी आकाश बोला, आप कुछ लेंगे, पानी, कॉफ़ी, चाय? इस पर लड़की बोली, जी 1 गिलास पानी। उसके इतना बोलते ही आकाश ने मुझे पानी लाने को किचन में भेज दिया। किचन में जाकर मैं पानी ग्लास में डाल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई, जहां एक सफ़ेद कार खड़ी थी। मगर ये क्या, उस कार की हालत तो काफ़ी खस्ता थी। इंजन से धुआं निकल रहा था और कार की वाइंडशील्ड भी टूटी हुई थी। भले ये कार है किसकी
और इस हालत में यहाँ पर क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर मैं जल्दी जल्दी ग्लास में पानी लेकर बाहर आया, उस लड़की को पानी दिया और धीरे से आकाश को पूरी बात बताई, जिस पर आकाश ने उस लड़की से कहा, जी आप कोशिश करिए, हम अभी आते हैं। इतना बोलकर हम लोग बाहर निकले और चलकर उस कार के पास गए। जैसे ही हमने कार के ड्राइविंग सीट पर देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ड्राइविंग सीट पर उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी जो अभी हमारे घर पर टेलीफोन मिला रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, भूत आते हैं बुलाने से। आवाज सुन हम पीछे पलटे तो पीछे वही लड़की थी। तभी वो लड़की एकदम से गायब हो गई और फिर वो कार भी। हमें पूरा मामला समझ आ गया कि आखिर ये सब क्या था, और उस दिन के बाद से आकाश आत्माओं को नहीं बुलाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।